Hello everyone, I'm Alok Sharma, science teacher of New St. Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and today I'm going to start the nutrition in animals and also unicellular organisms. Which type of nutrition occurs in the unicellular organism and which type of nutrition occurs in the multicellular organism. So let's start the nutrition in unicellular organisms like amoeba. So in amoeba, it is a unicellular animal living in water. It takes in food by forming finger-like projection called pseudopodias and forms a food vacuoles. Inside the food vacuole, the food is digested and absorbed. The undigested food is then sent out through the surface of the cell. स्टूडेंट्स, इसमें हम न्यूट्रिशन की अगर अमीबा की बात करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो अमीबा है ये एक अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम सूडोपोडियाज बोलते हैं एक तरीके से इसको फूड पार्टिकल्स को ग्रैब करने का काम करते हैं और यही यही सूडोपोडियाज की हेल्प से ये किसी भी आउटर सराउंडिंग से फूड पार्टिकल को अपने अंदर एंटर कराता है। फिर उसके बाद में जब ये सूडोपोडियाज के थ्रू जब ये फूड पार्टिकल्स को अंदर ले लेता है तो फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो 5 प्रोसेस हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की थी कि जो न्यूट्रिशन की हमारी 5 प्रोसेस हैं जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन देन एक्सक्रीशन शामिल है। तो यानी कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसका रहता है कि सबसे ग्रैब द फूड पार्टिकल। तो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडियाज द अमीबा ग्रैब द फूड पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड इंजेशन, and this ingestion the food particle goes to inside the body of amoeba, then it will digest, absorb and assimilate then excrete। तो इस तरीके से हम देखें तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी वही न्यूट्रिशन प्रोसेस अपनाते हैं जैसा कि एक मल्टी सेलुलर और जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसमें जितने भी मतलब कि मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, ये सब आते हैं और इन सब के अंदर डाइजेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सेम होता है। वही न्यूट्रिशन की 5 प्रोसेस यानी कि इंजेशन, देन डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एंड एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसके लिए पर्टिकुलर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर है जो सिर्फ काम करता है न्यूट्रिशंस को इंजेक्ट कराने का, डाइजेस्ट करने का, एब्जॉर्ब कराने का और एक्सक्रीट करने का। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन फूड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल। यानी कि अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में जो जो पैसेज है माउथ से लेके एनस तक का, यानी कि हम फूड को इनटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ, देन एक्सक्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनस। सो द पैसेज बिटवीन द माउथ एंड एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें हम इस एलिमेंट्री कैनाल के पैसेज में काफ़ी सारे ऑर्गन्स एसिमिलेट होते हैं, ग्लैंड्स एसिमिलेट होती हैं और जो कि कंबाइंडली एक जो न्यूट्रिशन प्रोसेस को होने देती हैं। जैसे कि इसमें हम बात कर सकते हैं कि द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, यानी कि सबसे पहले जो हमारा मेन ऑर्गन है माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम का, देन एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। दीज आर द मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। विदाउट द एब्सेंस ऑफ एनी पार्ट ऑफ दिस in the human body the food get not be properly एब्जॉर्ब, एसिमिलेट और डाइजेस्टेड। यानी कि एक भी अगर ऑर्गन की कमी होती है इसमें से या कोई भी ऑर्गन डिस्टर्ब रहता है तो फिर ये जो हमारा फूड प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है डाइजेशन की ये बिल्कुल नहीं होगी और डिस्टर्ब रहेगी। द मेन ग्लैंड्स, लेकिन इसमें कुछ सेकेंडरी ग्लैंड्स हैं जो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट भी करती हैं इनको, तो जिनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। जैसे इसमें हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और जो इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होती हैं, पैनक्रियाज, लिवर, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि ये सारे जो पार्ट्स हैं ये ग्लैंड्स, इनको क्यों बोला जाता है, बिकॉज दीज प्रोड्यूस enzymes, hormones, so that's why these are called as
दीज ऑर्गन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्लैंड। यानी कि हम बात कर सकते हैं तो इनमें सबसे बड़ी जो ग्लैंड है हमारी बॉडी की वो लिवर है, और लिवर ऑर्गन भी है। तो इनमें से कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स की जो ग्लैंड्स का भी वर्क कर रहे हैं और ऑर्गन का भी वर्क कर रहे हैं। यानी कि जैसे हम बात करते हैं लिवर की, तो लिवर ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये बाइल जूस रिलीज़ करता है, यानी कि बाइल जूस रिलीज़ करता है, इसलिए ये ग्लैंड है। लेकिन ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को भी फॉर्म करता है, यानी कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, तो उसको भी ये अपने अंदर ही करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो लिवर है वो ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है। नाउ द pancreas is also called as organ and gland because why? The pancreas releases the pancreatic juice, that's why this is the pancreatic gland। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें कि जो मेन पार्ट्स हैं वो हमारे हैं, बाकी सारे इसके अंदर एसोसिएटेड पार्ट्स भी होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हेल्प करते हैं। तो हम सब हर पार्ट के फंक्शंस के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे माउथ, अगर हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ में अंदर 3 पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे जिसमें टीथ है, टंग है, और एक पार्ट आता है हमारा फेरिंग्स। यानी कि फेरिंग्स जहाँ पर माउथ की एंडिंग और हमारे फूड पाइप की स्टार्टिंग, जिसको बोल सकते हैं हम एक फेरिंग्स पार्ट। यानी कि माउथ इन द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ एंड मिक्स विद सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा कंटेन द एंजाइम salivary amylase which convert starch into sugar, then the food passes through the esophagus into the stomach। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम बात कर सकते हैं इसमें कि जो माउथ है, माउथ के अंदर मैंने अभी 3 पार्ट बताए, यानी कि ये 3 पार्ट से मिलके अगर माउथ फॉर्म होता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं टीथ, टंग एंड फेरिंग्स। देन उसके बाद उसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो हमारी जो टंग है उसके नीचे बॉटम में होती है, जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम रिलीज़ करती है, और ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कराने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का वर्क है स्टूडेंट्स की वो एनर्जी दे प्रोड्यूस ग्लूकोज, यानी कि जब वो ब्रेक डाउन होगा हमारी बॉडी में तो वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होना होगा तो वहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज वर्क करेगा, क्योंकि ये माउथ में है, तो यानी कि माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और हम बात कर सकते हैं इसमें कि जो सलाइवा है, सलाइवा में और क्या होता है, तो सलाइवा में जो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ होने वाला जो सलाइवा है, जिसको हिंदी में हम लार भी बोल सकते हैं, तो ये लार एक तरीके से जिसमें हम देखते हैं कि वाटरी फ्लूइड भी होता है और ल्यूब्रिकेशन भी होता है। तो इसमें वाटर प्लस म्यूकस भी होता है, वाटर भी होता है, प्लस उसके साथ ये एंजाइम जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी है इसके अंदर। तो विद द हेल्प ऑफ टीथ हम जो फूड है उसको हम क्रश करते हैं, कट करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ टंग हम उसको ग्राइंड करते हैं। टंग जो है सलाइवा को मिक्स करने में काम आती है। देन जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है बोलस के रूप में, यानी कि जब भी सलाइवा हमारा फूड से मिक्स होगा तो फूड हमारा थोड़ा थोड़ा स्वेलो होने लग जाएगा, यानी कि उस स्वलन फूड को हम बोल सकते हैं बोलस। देन बोलस एंटर्स इनटू द फूड पाइप। और अब इसमें देख सकते हैं कि जो फूड पाइप स्टार्ट है हमारे माउथ की एंडिंग से और एंड है स्टमक की स्टार्टिंग से, यानी कि दिस इज़ द पैसेज बिटवीन द माउथ एंड स्टमक विच कैरीज द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। यानी कि माउथ से स्टमक में जो फूड ले जाने की जो प्रोसेस है वो इसोफेगस के द्वारा होती है, और जो इसोफेगस है वो अपने स्पेशल टाइप्स के मूवमेंट के लिए जाना जाता है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो कन्वर्ट, मैंने अभी बताया कि बोलस के रूप में होता है, और वही जो खाना है बोलस के रूप में कन्वर्ट होने के बाद में पैरिस्ट विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, यानी पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के थ्रू ये स्टमक तक पहुंचता है। इन द स्टमक द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, यानी कि अगर हम देखें कि इनसाइड लाइनिंग ऑफ स्टमक कंटेन द गैस्ट्रिक ग्लैंड and the gastric glands produces the gastric juice which contain HCl,
पैप्सिन एंड म्यूकस। यानी कि स्टमक की अंदरूनी जो लेयर है वहाँ पर ये ग्लैंड्स जो हैं प्रेजेंट रहती हैं, और ये इन ग्लैंड्स का काम है गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करना और हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना। अब इस एसिडिक मीडियम का भी होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि एसिडिक मीडियम की वजह से जो भी हम खाना बाहर के एनवायरनमेंट से खा रहे हैं तो उस फूड के साथ काफ़ी सारे बैक्टीरिया, काफ़ी सारे फंगस वगैरह साथ आ रही है एनवायरनमेंट से, तो उनका किल होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो किल नहीं होंगे स्टूडेंट तो मतलब ये फूड के साथ डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर काफ़ी सारे पैथोजेनिक डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो एसिड है वो प्रोटेक्ट करता है, इसलिए एसिड का रिलीज़ होना भी हमारे स्टमक में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका दूसरा कारण है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो मैंने जैसे बताया कि जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टूडेंट, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप का कंपोनेंट रिलीज़ करती हैं जिसको मिला के हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो जिसमें हम बात कर सकते हैं कि HCl है, पैप्सिन है और म्यूकस है। तो जो म्यूकस है स्टूडेंट्स, तो म्यूकस भी एक तरीके से देखा जाए तो म्यूकस जो है इंटरनल लाइनिंग्स को कवर करता है, ताकि जो एसिड रिलीज़ हो रहा है वो खुद स्टमक की इनसाइड लाइनिंग को हार्म ना करे। क्योंकि हमारे स्टमक में जो स्टूडेंट्स एसिड रिलीज़ होता है उसको हम HCl बोलते हैं, जिसका pH बहुत ही लो होता है। और हमने अपने एसिड बेस चैप्टर वाले सेक्शन में बात की थी कि जिन एसिड्स का pH बहुत ही ज़्यादा लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी है कि जब हमारे स्टमक में इतना डेंजरस एसिड रिलीज़ होता है तो वो हमारे खुद स्टमक को हार्म क्यों नहीं करता? वो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि उसको सबसे पहले म्यूकस जो है वो उसकी इंटरनल लाइनिंग को कवर कर लेता है। लेकिन हाँ, अगर म्यूकस के रिलीज़ होने में अगर कहीं प्रॉब्लम आई तो ये हमारे स्टमक को भी इनसाइड इंटरनल लाइनिंग से हार्म करने लग जाएगा, जो कि हम यूजुअल केसेस में देखते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पेप्टिक अल्सर्स। तो पेप्टिक अल्सर्स होने का सबसे बड़ी वजह यही है कि जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं या ज़्यादा एसिडिक जिनके एनवायरनमेंट स्टमक में ज़्यादा रहता है, न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, तो इन दैट केस फिर ऐसा होने लग जाता है कि उसके पेट के अंदर जैसे बोल सकते हैं हम घाव यानी छाले टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो ये पेप्टिक अल्सर ना हो इसलिए जो प्रॉपर म्यूकस का रिलीजिंग होना भी ज़रूरी है। अगर म्यूकस रिलीज़ नहीं होगा तो उस केस में फिर जो है स्टमक का जो एसिड है वो स्टमक को ही इनसाइड से हार्म करने लग जाएगा। देन व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द पैप्सिन? पैप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स विच इज़ प्रेजेंट इन द फूड। यानी कि मैंने बताया कि हम जितना भी फूड इनटेक कर रहे हैं उस फूड में वो एक कॉम्प्लेक्स है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड स्टूडेंट्स हमने बताया था कि जैसे हमारा जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम एक कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, यानी कि द फूड विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड सो ऑन सो। तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को जब भी बॉडी के अंदर हम एंटर कराते हैं तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि वो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। तो यानी कि जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड के रूप में आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो बॉडी में आपने जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाया फूड में उसका 20% जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि रेस्ट ऑफ द 80% जो डाइजेशन है अभी कार्बोहाइड्रेट्स का वो भी बचा हुआ है, लेकिन आपके माउथ से होते हुए जब भी खाना गया तो उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट था वो 20% डाइजेस्ट होते हुए गया, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन द सलाइवा। तो जो सलाइवरी एमाइलेज है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, वो सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा के अंदर होता है, और वो जो कि 20% कार्बोहाइड्रेट को माउथ में ही डाइजेस्ट कर देता है। देन उसके बाद जैसे ही अब बात आती है प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स का डाइजेशन माउथ में नहीं होता, और डाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हो गया चेन ऑफ ग्लूकोज, और अगर हम उसको शुगर्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि वो चेन जो है ब्रेक डाउन होकर सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। तो वो है दिस इज, यानी ग्लूकोज इज़ द सिंपल फूड एंड द कार्बोहाइड्रेट इज़ द कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो अब जैसे इसी तरीके से हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो फूड के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं उसका जो डाइजेशन है स्टूडेंट वो 20% स्टमक में होगा, यानी कि विद द हेल्प ऑफ पैप्सिन। यानी कि जो पैप्सिन एंजाइम है एसिडिक एनवायरनमेंट में, एक्चुअल में ये जो पैप्सिन एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है जिसको बोलते हैं पैप्सिनोजन।
यानी कि पेप्सिनोजन इज़ द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम, यानी कि जब भी गैस्ट्रिक एसिड के साथ जब भी ये एंजाइम रिलीज होता है, इट रिलीजेस इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म। लेकिन जब भी इनएक्टिवेट इसको एक्टिवेट होने के लिए को फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो एक को फैक्टर की तरह काम करता है, और जो को फैक्टर की तरह काम करेगा जैसे ही वो एंजाइम इसको एक्टिवेट हो जाएगा, देन द जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन एंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन। पेप्सिन इज़ द एक्टिवेटेड फॉर्म। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं उनमें रेनिन एंजाइम भी पाया जाता है, तो वो भी प्रोरेनिन और रेनिन के फॉर्म में एक्टिव और इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये रेनिन कम होता चला जाता है। तो रेनिन का बेसिकली जो है वो मिल्क को डाइजेस्ट करना होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स को। तो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारे मिल्क डाइजेस्ट करने की जो पावर है वो कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये रेनिन एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं जो जब 20% जो प्रोटीन्स हैं वो डाइजेस्ट हो गई विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, देन द फूड गोज़ टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि 2 से 4 घंटे तक जो फूड है जो स्टमक में रहेगा। और लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो बैक विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल द बैक फ्लो ऑफ द फूड, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि स्टमक से बैक फ्लो ना हो जाए पूरा फूड ऊपर इसोफेगस की तरफ, उसको कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से हम वाल्व्स बोल सकते हैं या स्पिंक्चर्स बोल सकते हैं, जो कि फूड पाइप के एंड में और स्टमक के स्टार्टिंग में होते हैं, जो एक तरीके से क्लोज हो जाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं और खाना खा चुके होते हैं तो वो सारा जो वॉल्स है वो क्लोज हो गया। देन अब जो है ये वॉल्स जो है बैक फ्लो ऑफ द फूड को कंट्रोल करेंगी। ऐसे ही पाइलोरिक स्पिंचर्स होते हैं, वो स्टमक से एकदम से इंटेस्टाइन में फूड नहीं जाने देते हैं। तो इस तरीके से 4 से 5 घंटे तक जो फूड है वो स्टमक के अंदर रहता है। देन द होल द कॉम्प्लेक्स फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फूड, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं ग्राइंडिंग हो जाती है पूरे खाने की फूड की। और वही ग्राइंडिंग होने के बाद में इस दौरान जो है इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम, यानी कि अब जब 3-4 घंटे के बाद जब पूरा खाना जो है सिंपल फूड में कन्वर्ट हुआ, देन इट गोज़ टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। यानी कि ड्यूडेनम सबसे पहला पार्ट और जेजुनम मिडिल पार्ट एंड देन इलियम जो है जिसका जो हम बोल सकते हैं कि लास्ट पार्ट है इसमें। तो द फूड इज मिक्स विद बाइल फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस from the pancreas. Bile break down the fat into the smaller globules. Pancreatic juice contain the enzyme trypsin and the lipase. Trypsin break down the protein and lipase breaks down the fat. तो अगर हम बात कर सकते हैं कि ये जो काम है वो ड्यूडेनम वाले पार्ट में हो रहा है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द ग्लैंड्स of the wall of the small intestine produce intestinal juice. The enzyme of the intestinal juice convert carbohydrate into glucose, fats into fatty acid and glycerol, and proteins into amino acids. The walls of the small intestine have several finger-like projection called villi. They have blood vessels. It helps to increase the surface area of the absorption. Digested food. The digested food is absorbed by the blood and transported to the all cell of the body. Then the undigested food pass into the large intestine. And in the large intestine water is absorbed and the waste material is removed through the anus। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेस हुआ किस तरीके से। मैंने आधा प्रोसेस बताया कि स्टमक में, यानी कि स्टमक तक आते आते 20% प्रोटीन और 20% कार्बोहाइड्रेट हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि जब जैसे ही खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, लेकिन वो जो फूड है वो उसका जो पीएच है वो एसिडिक होता है। इस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए वहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस आता है जो ड्यूडेनम में जाके एंटर करता है। लेकिन ये इंटेस्टाइनल जो जूस है वो बना हुआ होता है 3 टाइप के जूसेस से, जिसको हम बोल सकते हैं बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, और अब इसमें बात कर सकते हैं और जिसमें जो बाइल जो भी हमारे बाइल पिगमेंट होते हैं। तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं, जैसे बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, इनके अंदर पैनक्रियाटिक जूस के अंदर हम बात कर सकते हैं लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम है, और ट्रिप्सिन एंजाइम है, देन एमाइलेज एंजाइम है, और ग्लूकागोन है। इस टाइप के जो एंजाइम्स है वो हमारा पैनक्रियाज रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक जूस।
और जो बाइल जूस है, बाइल जूस कंटेन द बाइकार्बोनेट salts and bile pigment like bilirubin and biliverdin. यानी कि these two types of pigment and bile salts are combined together to form bile salt, and it is stored into the gallbladder. So the secretion of liver and pancreas and gallbladder is mixed through at the one junction point which is called hepatopancreatic ampulla, and this hepatopancreatic ampulla is opens into the duodenum part of the small intestine with the help of sphincters of Oddi. यानी कि अगर हम बात करें कि जैसा मैंने बताया कि पैनक्रिएटिक जो जूस है, पैनक्रिएटिक जूस में लाइपेज एंजाइम होगा और ट्रिप्सिन एंजाइम होगा और एमाइलेज एंजाइम होगा। और अब बात कर सकते हैं इसमें कि जो बाइल जूस लिवर है वो बाइल जूस रिलीज़ करेगा और बाइल जूस के अंदर बाइकार्बोनेट सॉल्ट होंगे। तो जैसा मैंने फंक्शन अभी पेप्सिन का और वहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज का बताया था, वही फंक्शन अब इन एंजाइम्स का होगा। लेकिन पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस जैसे ही ये दोनों मिल जाते हैं वो एंटर करते हैं ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट पे। और जैसे ही वो सारा जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो जैसे ही इंटेस्टाइन में आ जाता है तब हम वहाँ पर उसको पैनक्रिएटिक जूस नहीं बोलते, बाइल जूस नहीं बोलते, अब फिर वहाँ पर हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, क्योंकि अब वो इंटेस्टाइन में आ चुका है तो अब वो इंटेस्टाइन का जूस है। लेकिन इस बाइल सॉल्ट की वजह से, पिगमेंट्स की वजह से ये जो लिक्विड है, इसका ये फ्लूइड है, इसका जो मीडियम है वो बेसिक है, यानी कि वो बेसिक मीडियम रह जाए बनाएगा। और जैसे ही जो स्टमक से जो जितना भी एसिडिक फूड आएगा तो यही बेसिक मीडियम हमारे एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड द होल द फूड विल प्रोसीड टू द न्यूट्रल स्टेट। यानी कि जितना भी सारा हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो सारा ही क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ना एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा। अब जो एंजाइम्स हैं वो वर्क करेंगे, जैसे अब रेस्ट ऑफ द 80% कार्बोहाइड्रेट को जो डाइजेस्ट कर देगा एमाइलेज एंजाइम, रेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में ट्रिप्सिन एंजाइम, और जो फैट है, जो ऑयल है, एक्चुअल में ये डाइजेस्ट हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, ये एमल्सिफाई होता है। तो इसको एमल्सिफाई करेगा लाइपेज एंजाइम। एमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि द कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल। तो इसकी वजह से हम बात कर सकते हैं कि ये जो है एमल्सिफाई हो जाएगा हमारा फूड, यानी कि आपका 100% जो कार्बोहाइड्रेट है, 100% प्रोटीन्स हैं, 100% जो फैट और ऑयल्स जो भी आपने खाए हैं वो सारा ही सारा सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी कि इसीलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन बोलते हैं। कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 20% माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, 20% स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, तो जो रेस्ट ऑफ द 80% जो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स बचे उनका जो डाइजेशन है, उसका जो फूड का डाइजेशन वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट साइट ऑफ द डाइजेशन। अब बात आती है, यानी कि हमने खाना खाया यानी कि इंजेक्शन, और डाइजेस्ट भी हुआ यानी डाइजेशन, यानी कि न्यूट्रिशन की दो प्रोसेस हो गई। अब बात आती है कि ये एब्जॉर्ब कैसे होंगे। तो हम इनसाइड लाइनिंग्स पर देखेंगे अगर माइक्रो लेवल पर, तो काफ़ी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखेंगे हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के इनसाइड लेयर पे, जिसको हम माइक्रोविलाई बोलेंगे। वो माइक्रोविलाई जो है वो एक तरीके से सरफेस एरिया बढ़ाते हैं पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का, और वहाँ पर उसके सरफेस पर होती हैं ब्लड कैपिलरीज, जिसके थ्रू आपका जो ग्लूकोज है, आपका जो अमीनो एसिड है, वो एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में। तो यहाँ पर थर्ड प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको बोल सकते हैं हम एब्जॉर्प्शन। तो यानी कि न्यूट्रिएंट्स का जितना भी एब्जॉर्प्शन है वो सारा माइक्रोविलाइज के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा, और द होल द न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स गेट्स एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ब्लड्स का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सारा का सारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन है न्यूट्रिएंट का, वो हमारे ईच एंड एवरी सेल्स एंड ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। और न्यूट्रिएंट्स की ब्लड में आने की वजह क्या है कि हमारे हर सेल, जो ब्लड है वो हमारे हर सेल, हर ऑर्गन को कनेक्ट करता है, और हमारा ऑर्गन और जितने भी सेल्स हैं सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस एनर्जी के लिए ये सारा जो है प्रोसीजर होता है। जैसे ही ब्लड स्ट्रीम से जब सेल्स एनर्जी ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, तब हम उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहलाएंगे।
और जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बचा है वो एंटर कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के थ्रू पास आउट हो जाएगा। लेकिन जो भी हम पानी पीते हैं स्टूडेंट्स, वो जो है वो एब्जॉर्ब होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स। नाउ व्हाट इज़ द रेस्पायरेशन? इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि रेस्पायरेशन एक पार्ट हो जाता है एसिमिलेशन का, कि एसिमिलेशन के थ्रू द न्यूट्रिएंट्स गेट्स एंटर्ड इनटू द tissues or cells, then cells utilize that nutrients in the form of energy। यानी कि अब उन्होंने सेल्स ने जो एनर्जी है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि एसिमिलेशन के बाद की प्रोसेस है कि जैसे ही न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक सच एज ग्लूकोज एंटर्स इनटू द सेल and in the presence of oxygen it gets oxidized to form carbon dioxide, water and the ATP, यानी कि ATP in the form of energy। so this the process is called the respiration, यानी कि oxidation of food is called respiration। and respiration we had already discussed about the previous lecture। then the ADP contain the three molecules of phosphate and the why ATP called as the energy molecule। स्टूडेंट्स हम बात कर सकते हैं कि ATP एक एनर्जी मॉलिक्यूल क्यों है, क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि जब भी हमने देखा है कि कोई भी दो एटम्स आपस में पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, या एक दूसरे से स्प्लिट होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी हीट फॉर्म में होती है, और वही हीट जो है बॉडी को चलाती है। तो ये अब यहाँ पर ये कैसे बात आएगी, कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर बॉन्ड से एनर्जी रिलीज़ होगी? तो हम बात कर सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, और ये एटीपी कहाँ से बने हैं? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। और ग्लूकोज कहाँ से आया है? हमारा सिस्टम बात करें तो एसिमिलेशन के थ्रू। और एसिमिलेशन कैसे हुआ है? एब्जॉर्प्शन के थ्रू, जब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज एंटर किया ब्लड स्ट्रीम में। और एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ है? जब से आपने डाइजेस्ट किया। और डाइजेशन कैसे हुआ है? आपने इंजेक्ट किया। यानी कि ये प्रोसेस रिवर्स भी कर दी मैंने, और इस प्रोसेस को अगर आप उल्टा सीधा कर देंगे तो इंजेक्शन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन उसके बाद में उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बोल सकते हैं कि इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो हम बात करते हैं कैसे एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो एटीपी का फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब एडिनोसिन ट्राई यानी 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का टूटना। इसको हम बोल सकते हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, एंड दिस फॉस्फोराइलेशन इज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है क्या करेगा? एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देगा। और एक जैसे ही मैंने बताया था कि जब भी मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो 3 मॉलिक्यूल्स में, 3 एटम्स में से अगर एक एटम हट रहा है वहाँ से तो डाईफॉस्फेट बन रहा है, और एक फॉस्फेट जैसे ही हटता है वैसी एनर्जी रिलीज़ होती है। इसीलिए, और उस एनर्जी को हमारा सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूटिलाइज़ करता है। इसीलिए हम बोलते हैं एटीपी इज़ द फ्यूल एनर्जी, fuel of the body। So this is the ray diagram of our human digestive system, which contains salivary gland, tongue, epiglottis. Actually epiglottis is the part of respiratory system, and this is the esophagus, which is the passage of connected to the mouth and the stomach. This is the liver, gallbladder and pancreas, and the small intestine, which is starts from the duodenum, jejunum and ileum। और इसकी बात करते हैं हम, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये डिपेंड करता है कि सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। देन रेक्टम के बाद एनस और रेक्टम अगर बात करें तो एनल कैनाल इसके बीच में होती है। नाउ द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेकिन ये रेस्पिरेशन एनर्जी का रिलीज़ होना भी 2 तरीके का होता है। जैसे हम बात करते हैं एरोबिक और एनारोबिक, यानी कि सिंपल हमने ग्लूकोज इनटेक किया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साइटोप्लाज्म के अंदर वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, और पायरुवेट जो मॉलिक्यूल है वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। यानी कि
ग्लूकोज का जब भी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जो कि यूजुअली होता है ह्यूमन बॉडीज़ के हर सेल के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसीलिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन हम इनटेक नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगी, और ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगी तो वो सेल्स तक नहीं जाएगी, और जब सेल्स तक नहीं जाएगी तो हमारे जो सेल हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि दम घुटने लगेगा और कुछ टाइम के बाद बॉडी डेड हो जाएगी। इसीलिए ऑक्सीजन ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए ज़िंदा रहने के लिए। बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो बस इसी प्रोसीजर को अगर आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कर दें तो ये प्रोसेस कहलाती है एक तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे हम इसमें बात कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे एनारोबिक अगर होगा तो, जैसे ग्लूकोज विच इज़ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हुई तो क्या होगा कि जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यानी कि बहुत कम एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो ये इसका हम बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कि व्हेन वी डू द हैवी एक्सरसाइज लाइक रनिंग और वेट लिफ्टिंग एटसेट्रा, यानी कि जब भी हम बहुत तेज़ी से रन करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रॉपर जो है हमारी मसल्स को या मसल सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उस रिक्वायरमेंट के जितना हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन पर्टिकुलर साइड तक ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाता, जिसकी वजह से वो सेल्स जो है एनर्जी लेने के लिए एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके अंदर जो भी पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। और फिर जब भी हम देखते हैं कि हैवी एक्सरसाइज के बाद में हमारे मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो स्टूडेंट इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है कि जैसे ही आपने हैवी वर्क किया तो उस टाइम तक, जैसे आप बहुत तेज़ रनिंग करी, तो उस रनिंग में क्या हुआ कि आपकी जो मसल सेल्स हैं लेग की, उन्होंने काफ़ी हाईली रेस्पायर किया, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया, क्योंकि इतनी तेज़ ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाया, और ब्लड सर्कुलेट ना होने की वजह से क्या हुआ कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। तो इस कंडीशन में जो लेग मसल्स हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर देंगी और लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस कर देंगी, और वो लैक्टिक एसिड सेल्स के ऊपर सेल्स में डिपॉजिट हो जाएगा और वही पेन करता है। तो इसका सबसे अच्छा इलाज है कि हम वाटर को बॉईल करके उस पर्टिकुलर साइड पर धीरे धीरे उसकी सिकाई करें, उस पर डालें, तो वो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे दोबारा से फैलने लग जाता है और हमें रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक इंडस्ट्रियल सबसे अच्छा यूज़ ये है कि हम अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं इससे। अल्कोहल फॉर्म इससे कर सकते हैं कि जैसे ही हम ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करके और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट की प्रेजेंस में एयर टाइट करके रख दें, तो द होल द ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू द इथेनॉल। तो इथेनॉल इज ऑल्सो अ कार्बन कंपाउंड एंड ग्लूकोज इज ऑल्सो अ कार्बन कंपाउंड, बट इथेनॉल इज कॉल्ड इज C2H5OH एंड ग्लूकोज इज C6H12O6। तो इससे इस C2H5OH में कन्वर्ट होने के लिए इसको एनारोबिक रेस्पायर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पे इसमें ईस्ट डाल देते हैं, जो कि उसको कंज्यूम करती है और अपने वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल को रिलीज़ करती है, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स बियर, ब्रांडी, वाइन्स, रम्स, तो अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है वो इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन पे आधारित है, जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, हाउ द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन अवर बॉडी टू गेट द एनर्जी लाइक इन द फॉर्म ऑफ ATP, एंड हाउ ATP इज कन्वर्टेड इनटू द ATP ब्रेक डाउन ऑफ, जैसे मैंने बताया इसमें। तो ग्लूकोज जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट बनाता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, एब्सेंस में होगा तो लैक्टिक एसिड रिलीज़ करेगा। और अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हम अगर वैसे कंटेनर में अगर ग्लूकोज को फिल करके वैसे रखें तो हमें इथेनॉल मिल जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर द हाउ द ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ oxygen to form the different types of products. So this is all about the respiration, types of respiration, digestive system, parts of the digestive system, and how the individual parts function in our digestive system. The next topic of this chapter, like respiratory system, circulatory system, we'll discuss on our next lecture, students. So thank you.